जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में स्वागत है। हम लोग राजपूत वंशों के उदय को देख रहे हैं। इससे पूर्व की कक्षा में आपने राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न विचार को देखा और गुर्जर प्रतिहार राजपूत वंशों की उत्पत्ति से संबंधित संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। आज की कक्षा में आगे हम बढ़ते हुए अगले राजपूत वंशों को देखते हैं, जिसमें देखिए गढ़वाल या राठौर राजवंश, इसके संस्थापक चंद्रदेव को माना जाता है। यद्यपि गढ़वाल जो थे, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासकों को हराकर उसके क्षेत्र पर भी अधिकार किया था और इनका यदि मूल स्थान देखा जाए तो विंध्य का क्षेत्र था और इनकी प्रारंभिक राजधानी कन्नौज थी, लेकिन बाद में इन्होंने वाराणसी को राजधानी बनाया। देखिए, इसके संस्थापक चंद्रदेव थे और इनकी एक रानी थी कुमार देवी, जिन्होंने सारनाथ में, मतलब वाराणसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ स्थित है, वहां धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण करवाया था। आप जानते हैं कि धर्मचक्र परिवर्तन होने के बाद बुद्ध सबसे पहले वहीं पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, और उसी स्थान पर रानी ने विहार का निर्माण करवाया। विहार जानते हैं बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है विहार। और इनके चंद्रदेव के एक मंत्री थे लक्ष्मीधर, वो कहा जाता है शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। उनकी एक रचना है कृत कल्पतरु, ये ध्यान रखिएगा। और यदि देखा जाए तो इसमें एक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र जो होते हैं, उसने दिल्ली के तोमर वंश को अपने अधीन कर लिया था और पालों से मगध एवं मालवा का क्षेत्र जीत लिया था। मतलब अगर देखा जाए तो ये पश्चिमी बिहार से लेकर पश्चिमी यूपी तक अपने राज्य का विस्तार कर दिए थे। पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान वंश के थे, ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। जानते हैं कि जयचंद भी इस वंश का शक्तिशाली शासक था, जिसने देवगिरी के यादव और चालुक्य या सोलंकी जो गुजरात के थे एवं तुर्कों को कई बार हराया था इसने। और इस वंश का अंतिम शासक जयचंद नहीं हुआ, जो गोरी का सामना करते हुए देखा जाए मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंदावड़ के युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। यद्यपि देखा जाए तो तैरन के प्रथम और द्वितीय युद्ध में गोरी का साथ जयचंद ने भी दिया था। मतलब राजपूतों में आपसी फूट का लाभ गोरी ने उठाया था। तो इस प्रकार आप गढ़वाल या राठौर वंश से परिचित हुए। इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं आप हल कर ले जाइएगा। आइए अगले राजपूत वंश को देखा जाए, जिसमें चाहमान या चौहान वंश है। और जैसा कि जानते हैं कि आप गुर्जर प्रतिहारों का जो क्षेत्र था उसकी राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। और ये कन्नौज के प्रतिहारों के ये चाहमान सामंत थे, तो ये ध्यान रखना है आपको। और चौहान वंश की अनेक शाखाओं में से 7वीं शताब्दी में अजमेर के शाकंभरी चौहान, ध्यान रखिएगा, चौहान की बहुत सी शाखा है, जिसमें शाकंभरी चौहान वो अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्र पर उनका शासन था, जो कि इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसकी स्थापना वासुदेव ने की थी। और यह प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। यह अजमेर के पास का ही इलाका है, जिसको शाकंभरी का क्षेत्र या फिर अहिच्छत्र का क्षेत्र कहते हैं। के शासक अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे चौहान की राजधानी बनाया। तो अजमेर की स्थापना अजय राज द्वितीय के द्वारा की गई है, जो कि चौहान वंश के थे। और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक अर्णोराज का पुत्र विग्रह राज चतुर्थ था, जिसका नाम विशल देव भी आता है, जो कि विशल देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसका कालखंड देखिए 1153 से लेकर 1163 ईस्वी तक है। इसने शासन किया था अजमेर पर। हरिकेली थी, जो कि एक संस्कृत नाटक है। और सोमदेव विग्रह राज चतुर्थ के राजकवि थे और इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा था। आप कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में पढ़िएगा दिल्ली सल्तनत में, जिसने देखा जाए तो गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में बनाई गई मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा वास्तव में विशल देव द्वारा निर्मित संस्कृति विद्यालय था। आज भी उसमें संस्कृति विद्यालय में जो बनी मूर्तियों हैं उसके भग्नावशेष को आप देख सकते हैं 2.5 दिन के झोपड़े में। तृतीय इस वंश का यानी चौहान वंश का अंतिम शासक था और इसके कवि थे चंद्र बरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक रचना लिखी थी, जो कि एक चारण साहित्य था, जो पृथ्वीराज तृतीय के ही विषय में या उनके वंश के राजाओं की भक्ति में लिखी गई थी। ऐसे साहित्य चारण साहित्य कहलाते हैं।
और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा जाता है, यानी पृथ्वीराज तृतीय रहते हैं, और जिसमें पृथ्वीराज तृतीय द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया जाता है। लेकिन अगले ही युद्ध में 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय की मध्य होती है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। इस प्रकार चौहान वंश का अंत हो जाता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। आइए अगले राजपूत वंश को देखते हैं। मालवा के परमार को देखा जाए तो कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी के आरंभ में इस क्षेत्र पर, यानी मालवा जो एमपी का क्षेत्र है, उस पर प्रतिहारों का शासन था, लेकिन उसको प्रतिस्थापित कर परमाणु ने अपनी शक्ति उस क्षेत्र पर बढ़ाई। तो यहाँ देखिए 10वीं शताब्दी के आरंभ में मालवा में प्रतिहारों का आधिपत्य समाप्त हो गया और वहां पर परमार शक्ति का उदय हुआ, और इसके संस्थापक माने जाते हैं उपेंद्र राज। लेकिन स्वतंत्र शासक के रूप में सिया के या श्री हर्ष का नाम आता है, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है नैषधीय चरित, जिसके अंतर्गत परमार राजवंश को जाना जा सकता है। और इसकी राजधानी उज्जैन प्रारंभ में थी, बाद में भोज के द्वारा धारा नगरी कर दी गई, उसी के समीप स्थित है। और देखिए मालवा में परमाणु के उत्कर्ष से वाक्यपति मुंज के समय में शुरू हुआ। कहा जाता है कि वाक्यपति मुंज ने परमाणुओं की शक्ति का विस्तार किया था। जैन आचार्य थे मेरुतुंग, जिनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि, और इस रचना में परिवार वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। और फिर आप आगे देखिए, मुंजी के दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक एवं हलायुद्ध और अमित गति जैसे विद्वान रहते थे। ध्यान में रखिएगा इनको। इसमें पद्मगुप्त की एक रचना है नव साहसांक चरित्र, ये पूछा जाता है एग्जाम में, और धनंजय की रचना है 10 रूपक। तो इसको ध्यान में रखिए। परमार वंशी महत्वपूर्ण शासक राजा भोज को देखते हैं, जो कि उस समय के सर्वाधिक विद्वान और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। आइए राजा भोज को देखें। परमार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज थे। भोज ने भोपाल के दक्षिण में एक भोजपुर नामक नगर की स्थापना की थी एवं भोजसर नामक तालाब का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि भोजसर कई जगह झील भी देता है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। राजा भोज एक विद्वान व्यक्ति थे, कविराज की उपाधि से विभूषित शासक थे। इनकी उपाधि क्या थी? कविराज। देखिए, भोज ने राजधानी धारा नगरी स्थानांतरित करवाई एवं में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया और संभवतः सरस्वती मंदिर के परिसर में ही एक संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। इसको ध्यान में रखिए। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया, यही चित्तौड़ राजस्थान में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे, और जिसमें देखिए एक ग्रंथ है युक्ति कल्पतरु, इसका नाम याद रखिएगा। युक्ति कल्पतरु नामक ग्रंथ में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विभिन्न वैज्ञानिक यंत्र एवं उसके उपयोग की भी जानकारी है। क्या नाम है पुस्तक का? युक्ति कल्पतरु, जो कि वास्तुशास्त्र के साथ साथ विभिन्न प्रकार के यंत्रों के उपयोग की जानकारी भी वह देता है। अब देखिए, धारा कहा जाता है कि गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम और कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण ने एक संघ बनाकर धारा नगरी पर आक्रमण कर दिया था और धारा नगरी को काफी लूटा। इसी युद्ध में कहा जाता है कि राजा भोज की मृत्यु हो गई। राजा भोज विद्वानों के संरक्षक एवं आश्रयदाता थे। उनकी मृत्यु पर एक कहावत काफी प्रचलित हुई, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, अर्थात विद्या और विद्वान दोनों अब निराश्रित हो गए। इनकी मृत्यु के उपरांत विद्वानों का यह कथन था। तो आज की कक्षा में आपने चौहान वंश, गढ़वाल वंश या राठौड़ वंश और परमार वंश को देखा। फिर अगली कक्षा में हम फिर कुछ राजपूत वंश को देखेंगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त। फिर हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।